नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बजट 2025-2026 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आप देख रहे हैं आईएनएस 24/7 का स्पेशल प्रोग्राम जो आज आधारित है बजट पर। तो बजट जिसको हम सभी जानते हैं आम भाषा में आपके हमारे खाता बही या हिसाब किताब का पूरा जो ओवरऑल जो खर्चा इनकम जिसको हम कहते हैं उसका एक बही खाता। तो बजट 2025-26 क्या होने वाला है यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि हर बार ऐसा होता है कि बजट को लेकर हर इंसान को बहुत सी उम्मीदें होती है, खासतौर पर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को लगता है कि बजट में इस बार शायद उनके लिए कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, बचत बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और हर बार बजट में नई नई चीज़ें सामने आती हैं। ऐसे में इस बार का बजट किन मायनों में खास होगा, क्योंकि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो अनुमानित से इस बार कम पाई गई है। इधर जो महंगाई है उसकी दर भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो गाड़ियों की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है, तो शेयर मार्केट डाउन हो रहा है। तो ऐसे कई बिंदु है, कई पहलू है जिन पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो बजट 2025-26 की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत सारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त पोडियम में मौजूद हैं नरेश चंद्र गुप्ता जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। भली भांति समझते हैं किस तरीके से टैक्स लगता है और किस तरीके से जनता परेशान हो रही है या फिर जनता को टैक्स से राहत मिल रही है, सब कुछ समझेंगे हम इनसे। हमारे साथ है कांग्रेस से कन्हैया अग्रवाल जी, प्रदेश महामंत्री हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ है अमर परवानी जी, अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा मैं बता दूं सनी, हमारे साथ और भी बहुत सारे खास मेहमान हैं जो कुछ किसान नेता हैं, कुछ उद्योगपति भी हैं। बिल्कुल, कर्मचारी नेता भी है, आम लोग भी है और खास लोग भी है। तो बजट से आज बहुत है, क्या कुछ खास है वही आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जोरदार तालियां हमारे इन सभी मेहमानों के लिए। और आप हमारे यहाँ पे आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। पहले कन्हैया अग्रवाल जी, आपसे ही, प्रदेश महामंत्री है कांग्रेस के, आप नेता भी है। क्या लग रहा है, हर बार की तरह इस बार बजट में कुछ आपको निराशा लगने वाली है, कुछ उम्मीद आप रख रहे हैं कि हर बार जैसे होता है कि विपक्षी पार्टियां करती है कि बजट में कुछ खास नहीं था, निराशाजनक था और कुछ भी कहने लायक नहीं है, कुछ उम्मीद है? देखिए, अभी तो हम लोग पूरी उम्मीद रख के चलेंगे। पहले से ही नाउम्मीदी क्यों रखें? सरकार तो आखिर हम सबकी है ना, तो उम्मीद भी करते हैं कि सरकार हम सबके हितों का ख्याल रखेगी। और जैसा मेरे साथ है कि मैं तो जितना राजनीतिक व्यक्ति हूं उससे ज्यादा व्यवसायिक व्यक्ति हूं। चलिए, उम्मीद विपक्ष को है, लेकिन नरेश चंद्र गुप्ता जी, जीडीपी का जो ग्रोथ इस बार का सामने आया है, त्रैमासिक जो ग्रोथ आया है वो अनुमान से कम आया है। 6.4 ये अनुमानित से हमारे बहुत कम आया है, 7 से भी कम है। पिछली बार से अब तक का जो देखा गया है ग्रोथ जीडीपी का उससे भी कम है। इस बार क्या उम्मीद करें? देखिए, आपके पास इकोनॉमी सर्वे कंप्लीट आ जाएगा, उस समय हमें सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और जहाँ तक बात है कि अब हमारे जीडीपी का, तो जीडीपी अभी कुछ इस फाइनेंशियल ईयर का कुछ समय बचा है और पूरा देश की इकोनॉमी आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड हो गई है, किसी देश विशेष पर निर्भर नहीं है। लेकिन आप उसका कंपेयर पूरे वर्ल्ड से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की जीडीपी किस स्तर पर है। देखिए, हालांकि अभी वक्त है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में, लेकिन अगर हम देखते हैं एक आंकड़ा ये कहता है, समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 में जो जीडीपी थी हमारी, वो उसकी वृद्धि दर 6.4 रहने का अनुमान लगाया गया था, जो कि 4 सालों में बहुत कम रही थी। सर, इस बार अनुमान के मुताबिक ही अगर हम देखें तो कितनी संभावना है जीडीपी की ग्रोथ क्या होती हुई नजर आ रही? क्योंकि आप कह रहे हैं कि समय बचा है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। डेफिनेटली समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। ये सर्वे जो आपको कल जब इकोनॉमी सर्वे आ जाएगा पूरा, तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। 2 महीना उसके बाद भी बचा हो, 2 महीना पूरा बचा होगा इस फाइनेंशियल पीरियड का, तो ऑलमोस्ट क्लियर इंडिकेशन आ जाएगा। और उस बजट के साथ, इस बजट में जो प्रमोशनल स्कीम्स आएंगी उससे भी एक डेवलपमेंट की बूम आएगी। सर, टैक्स को बहुत अच्छे से आप समझते हैं, क्या लगता है टैक्स में आम जनता को, जिसे हम कहते हैं आम नागरिक, उसके लिए कुछ राहत की उम्मीद की जाए? कुछ डेफिनेटली राहत मिलेगी। देखिए, उसको 1 to 1 इंडिविजुअल कैपेसिटी के बजाय देश के आम नागरिक के लिए
नीचे से जो समाज के अंतिम छोर से बैठे हुए व्यक्ति से लेकर उच्चतम शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति, इन सारों को समाहित करते हुए राष्ट्र की इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर बजट बनाया जाता है। चलिए नरेश जी के पास हम वापस आएंगे और ग्रोथ को लेकर बात करेंगे, क्योंकि ग्रोथ के आंकड़े हर बार अनुमानित जो होते हैं वो कुछ और होते हैं, धरातल पर कुछ और होता है। और टैक्स को लेकर खासतौर पर आम और खास हर कोई अपने अपने तरीके से टैक्स को देखता है। लेकिन अमर परवानी जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, उनसे हम समझना चाहते हैं, परवानी जी इस बार के बजट को लेकर कितनी उम्मीदें हैं चैम्बर को और बाकी व्यापारियों को? देखिए, ये सरकार का ये जो बजट होगा ये मेरे ख्याल से पूरा एक फुल प्रूफ बजट होगा। और बेसिकली ये बजट जो है, हम लोग इसको बजट बोलते हैं, एक्चुअली विजन डॉक्यूमेंट्स होता है नॉर्मली, कि सरकार इस तरफ आगे जाना चाहती है, इस तरीके का एक्सपेंडिचर करना चाहती है और उस डायरेक्शन में वो लोग बढ़ते हैं। मैं अभी पीछे बात ही कर रहा था कि ये खाली हिंदुस्तान में, आप कभी वर्ल्ड में नहीं सुनेंगे कि यूएस का बजट क्या हुआ, यूके का क्या हुआ, जापान का क्या हुआ। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एक टेंटेटिव होता है, बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग की जो इस बार एक उम्मीद है कि जो टैक्स है, बेसिकली इनकम टैक्स, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, या जो सैलरीड क्लास है, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा तबका है, उनको एक बड़ी राहत देना चाहिए। और लगभग 10 लाख रुपए तक का जो एक स्लैब है उसको ज़ीरो टैक्स में लेके आना चाहिए। तो उसमें जो एक पॉजिटिव वातावरण है वो बनने से फिर ऑटोमेटिक स्पेंडिंग और सारी चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चालू होती है। ये इस प्रकार से मूवमेंट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो कर्जा है वो भी बढ़ता जा रहा है, और जाहिर सी बात है नरेश चंद जी, जिस तरह से देश पर भी जो कर्जा है और हर इंसान पर भी जो कर्जा है जीडीपी के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये कह रहा है रिपोर्ट में कि 2,80,000 करोड़ रुपए का कर्जा भारत पर है। और हम देख रहे हैं कि लगातार इन दिनों जो फ्री बीज है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो। तो आखिर ये जो तमाम चीजें चल रही होती है, इसमें आम लोगों के लिए बजट में क्या कुछ बच जाता है? देखिए, सारा बजट आम लोगों को, आप एक बड़ा, मैंने इसके पहले भी क्लासिफाई किया था, ये बजट जो है राष्ट्र की इकोनॉमिकल ग्रोथ और सरकार की प्रायोरिटीज को लेकर होता है। प्रायोरिटीज आप किसी एक सेगमेंट का नहीं, पूरे राष्ट्र की इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर, राष्ट्र में जो उन्नति होगी उसको लेकर, राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आएगा, आपके इकोनॉमिकल बिजनेस और सारी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर इन टोटो होता है। अभी तक आपने जो कहा कि एक जीडीपी एक्सपेक्टेड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप ये कल्पना करिए, इस बीच में इस समय पार्लियामेंट इलेक्शन ड्यू था इसी फाइनेंशियल ईयर में, जहां पर सरकार को और पूरे सिस्टम को पैरालाइज करता है 2 से 2.5 महीना, पूरे देश की इकोनॉमी को और पूरे सिस्टम को, जो से 2 से 2.5 महीना का जो पीरियड होता है वो सरकार की स्थिति नहीं होती है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है, ये एक बड़ा फैक्टर है इस साल की जीडीपी में। देखिए, फैक्टर आपने बता दिया, लेकिन जीएसटी का जो स्लैब है उस पर भी हम बारी बारी से आएंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, हमारे साथ देखिए बहुत सारे गेस्ट हैं सभी, बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। देखिए, हमारे साथ हर एक क्षेत्र का, हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं बजट को लेकर। सर, सबसे पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं श्रीनिवास रेड्डी, अध्यक्ष हूँ थोक सब्जी मंडी। सेंट्रल बजट से हम सब्जी व्यवसाय को, खासकर किसानों के हित के लिए, देखिए, चुंगी कर सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। चुंगी कर टोटल समाप्त होना चाहिए। आप चुंगी कर ले रहे हैं, नाका ले रहे हैं, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। चाहे स्टेट की सड़कें हो, एनएच हो, सड़कें बिल्कुल खराब है। अगर हम पैसा दे रहे हैं तो सुविधा पाने के हकदार हैं। आप पैसा वसूल रहे हैं, सुविधाएं बिल्कुल नहीं दे रहे। एक उदाहरण के लिए बताता हूँ मैं, रायपुर से नागपुर जाइए आप, कितनी खराब सड़कें हैं। चुंगी कर एक ट्रक 500-500 रुपये का एक जगह लेते हैं अगर भाड़ा, तो जितना किलोमीटर के हिसाब से जितना भाड़े का पैसा होता है उतनी चुंगी का पैसा भी हो जाता है। यानी इससे किसान बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, क्या कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो किसानों को तो डेफिनेटली राहत मिलनी ही चाहिए। जवाब ले लेते हैं हम, हमारे साथ बीजेपी के नेता। देखिए, देश में कहीं चुंगी कर लागू नहीं है, ये मेरे ख्याल से, मुझे लगता है टोल टैक्स की बात कर रहे हैं आप, जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बट चुंगी कर रहे सच कुछ भी नहीं है। टोल टैक्स एक पीपीपी मॉडल की वर्किंग है, और वो पीपीपी मॉडल में अब उस पर और एक डेवलपमेंट करके अब कितना किलोमीटर चल रहे हैं
वो माइलेज बेस अब आपको लगने वाला है। इसका बेनिफिट पूरे देश की जनता को मिलेगा बहुत जल्दी। में सरकार से ये मांग रहेगी कि जैसे हमारे कॉरपोरेट टैक्सेस हैं, जो इनकम टैक्स हम पे करते हैं, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में फ्लैट 30% है या प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म्स में 22% के आसपास है, तो हमारी एक डिमांड रहेगी सरकार से, इस बजट में अपेक्षा रहेगी कि उसे फ्लैट 20% पे लाया जाए। इससे काफ़ी राहत मिलेगी छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्गीय व्यापारियों को। ये हमारी अपेक्षा रहेगी सरकार से इस बजट में। चलिए, अमर परमानी जी भी हमारे साथ है क्योंकि उनसे भी समझना चाहते हैं। टैक्स को लेकर अमूमन हम देखते हैं कि व्यापारी अक्सर ये कहते हैं कि टैक्स जीएसटी दे देकर वो परेशान है। तो ये जो जीएसटी का ये ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर है, इसको कैसे आप वाइडर एंगल में बताएंगे, कैसे समझाएंगे, खासतौर पर जो छोटे व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी है, उनको किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? देखिए, सबसे पहले जीएसटी में बहुत सिंप्लीफिकेशन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। अभी भी बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस बर्डन है और एक जीएसटी के नाम से अमूमन व्यापारियों में एक डर का माहौल रहता है। और दूसरा, अभी हम लोग शुरू से हमारी एक मांग थी जीएसटी में चैम्बर की ओर से कि जो पूरी लायबिलिटी है वो सेलर के ऊपर होना चाहिए, परचेसर के ऊपर नहीं होना चाहिए, जबकि जीएसटी में पूरी लायबिलिटी परचेसर के ऊपर है। माल बेचने वाले को भी जीएसटी नंबर देता है, माल खरीदार को भी जीएसटी नंबर देता है। तो पूरी लायबिलिटी जो अधिकारी की होती थी टैक्स कलेक्ट करने की या कंप्लाइंसेस की, वो पूरी खरीदार के ऊपर डाल दिए। तो हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम निर्णय दिया है कि परचेसर के ऊपर नहीं होना चाहिए, सेलर के ऊपर होना चाहिए। ये हमारा अनुरोध रहेगा कि अगर ये जीएसटी काउंसिल इसको अप्रूव कर लेती है तो मैं समझता हूं कि जीएसटी के 80-90% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा अगर ये हो जाता है तो। जी, कन्हैया अग्रवाल जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक होती रही है और हम देखते हैं कि पिछली बार जब आपकी सरकार थी तो पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी कहते रहे कि कई तरह की चीज़ों को लेकर वो अक्सर अपनी बात रखते रहे, लेकिन जीएसटी को लेकर खुलकर कांग्रेस ने कभी भी रास्ते पर उतरकर, सड़क पर उतरकर इसको लेकर कोई अपना विरोध दर्ज नहीं किया। जरूर ये कहती रही कांग्रेस की जीएसटी एक दर से लागू होनी चाहिए, लेकिन आप वो लागू नहीं करवा पाए। देखिए, मांग करना, किसी बात को उठाना, उस बात के लिए संघर्ष करना, ये विपक्षी दल का काम होता है। लेकिन फिलहाल जीएसटी पर जो अभी जो पिछली काउंसिल की बैठक हुई थी, लगभग मैं बहुत ज़्यादा तो विशेषज्ञता वाला मामला दोनों भाई साहब का है, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि वो विशेष तौर पर इसलिए थी कि बीमा पर भी जीएसटी लगा, उसको हटाने की पूरे देश से मांग उठ रही थी और वो बैठक स्पेशली लगभग उसी बात के लिए थी। और उस बात को छोड़ करके सारी बातें हुई जिसमें वो बात भी थी कि पॉपकॉर्न में 3 तरह का टैक्स मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें एक बात और आती है कि बार बार ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल पर जो जीएसटी, वैट टैक्स, सेंट्रल टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, उसको लेकर विपक्ष आवाज उठाता रहा है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि विपक्ष ठंडे बस्ते में चला जाता है और चीजें जैसी की तैसी चलती है। देखिए, बात लगातार विपक्ष की नहीं है, पूरे देश का नागरिक, हर व्यक्ति चाहता है कि जब जीएसटी, जब हम एक देश एक टैक्स की बात कर रहे हैं तो उसके दायरे में पेट्रोल और डीजल भी हों, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर टोटल टैक्स की दरें जो है, मैं कल गूगल पे किसी में पढ़ रहा था, 50% के लगभग टैक्स की दरें, 25% के आसपास एक्साइज है, 25% के आसपास वैट। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है 19 रुपये 90 पैसे, डीजल पर 15 रुपये 80 पैसे, इस पर आप वैट जोड़ दीजिए तो और ज़्यादा ये दाम इसके बढ़ जाते हैं। और बड़ी बात ये भी है, नरेश जी आपसे भी मैं समझना चाह रहा हूँ कि हर बार के टैक्स के बजट के वक्त जब बात आती है तो ये बात कही जाती है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन जब वो पेश होता है तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। देखिए, एक बात बहुत क्लियर समझ लीजिए, जीएसटी का कोई भी इश्यू से इस बजट का कोई मतलब नहीं है। एवरी जीएसटी इश्यू इज डिसाइडेड बाय द काउंसिल। आज तक जीएसटी काउंसिल में जितने निर्णय हुए आज तक के सारे निर्णय, सारे के सारे निर्णय यूनानिमस हुए हैं, कहीं वोटिंग नहीं हुई है आज तक एक भी निर्णय में। जो बातें होती हैं ओपन डिस्कशन में होता है, पब्लिक लाइफ में होती है, पब्लिक डिबेट में होता है। सो फार एज जीएसटी काउंसिल्स मीटिंग इज कंसर्न, आज तक एक भी मेरे ध्यान में नहीं है जो आम लोग कोई भी मीटिंग जो होगी जो ऑन वोट डिसाइड हुआ हो। लेकिन आम लोगों की जो भावना होती है वो यही होती है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल डीजल के कच्चे दामों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट जब डाउन होता है तब भी दाम कम नहीं होते हैं, और जाहिर सी बात है हर बार ये लगता है कि शायद कुछ राहत मिलेगी, तो वो मिल नहीं पाती। अमर परवानी जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे जी।
देखिए, जीएसटी में जो मैं बोलना चाह रहा था, नरेश भाई ने वो आधी बात बोल दी है। क्योंकि जीएसटी काउंसिल की सारी बैठक हम लोग बहुत बारीकी से देखते हैं, क्योंकि हम सब व्यापारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नरेश भाई की बात को मैं सेकंड करता हूं कि ये यूनिवर्स डिसीजन होता है। आज तक जीएसटी काउंसिल में वोटिंग से कोई भी नियम पास नहीं हुआ है। ये जो कन्हैया भाई मेरे साथ खड़े हैं या जो भी अपोजिशन पार्टी है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि जीएसटी काउंसिल में उनको बोलना चाहिए। वहां वो ताली बजा के आते हैं और यहाँ मीडिया के सामने आके बोलते हैं अब आटे में 5% टैक्स लग गया, तो वहां तो ताली बजा के आते हो, लेकिन यहां आके क्यों बोलते हैं मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। एनी अपोजिशन पार्टी है, मेरे को समझ में नहीं, उनको वहां जीएसटी काउंसिल में पास ही नहीं होने देना चाहिए, मेरा ऐसा। चलिए ठीक है, हम दिक्कत जीएसटी यही है काउंसिल कि की बात पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह देखने को मिलती है और जो आम लोग हैं वो इसी पॉलिटिक्स में पिस कर रह जाते हैं। वापस हम आएंगे महंगाई के मुद्दे पर, बाकी मुद्दों पर भी आप अगले सवाल की तरफ जा सकती है। बिल्कुल। तो जैसे कि इस बार देखिए बजट में कुछ बहुत बड़े ऐलान हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर बात हो रही थी, तो ये भी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम सनी इस बार घट सकते हैं। सर आप कहाँ से हैं, आपका नाम? मैं छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के महासचिव प्रकाश गुलछा हूँ। और हमारी सराफा वालों से की एक बहुत बड़ी मांग ये है कि जो डिजिटल जो पेमेंट होता है उसमें जो 1 से 1.5% जो कटता है उसको कम से कम समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही जो अभी आयात इसमें जेवर निर्माण में 5% टैक्स लग रहा है, उसको में भी कमी होनी चाहिए। साथ ही जो अभी सरकार का एक चल रहा नियम कि जैसे सोने में हॉलमार्किंग चल रहा है, उसी तरह वे चांदी में भी करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका रेशो मिनिमम 80% से नीचे नहीं होना चाहिए। और दूसरा, नगद लेन देन में जो 2 लाख रुपए की छूट है, लेकिन जो अगर हमारा व्यापारी अगर कस्टमर अगर माल बेचने जाता है तो उसको हम लोग 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश नहीं कर पाते। तो क्या कभी भी इमरजेंसी में अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो जो 10,000 की सीमा को भी बढ़ाना चाहिए। तो बेसिकली, लेकिन सर सोना लगातार महंगा होता जा रहा है, सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सोने के दाम तो बढ़ रहे हैं, ये निश्चित है कि ये तो देखिए ऑल ओवर इंडिया का रेट बढ़ रहा है। साथ ही उसमें जो अभी जो टैक्स लग रहा है 3%, हम ये चाहते हैं कि उसमें भी टैक्स में कमी होनी चाहिए। जो वैल्यू के हिसाब से जो टैक्स लग रहा है ना, उसमें कम से कम जीएसटी का 1% होना चाहिए, जो अभी 3% लग रहा है। लेकिन गोलछा जी, पिछली बार सरकार ने 6% कम कर दिए थे, तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि आपको फायदा हुआ है। 20% का जो इन्वेस्टमेंट को फायदा, इन्वेस्टर्स को फायदा मिला है इस बार पिछले बार के मुकाबले सोने में निवेश करने पे। नहीं, वो तो हुआ है, ठीक है, लेकिन आज अगर वैल्यू सोचा जाए तो वैल्यू का रेशो में जाए तो बहुत बड़ी तस्करी अगर का जो मैटर है वो कम से कम खत्म हो सकता है। चलिए, कमी और चाहते हैं, हालांकि सोने की जो चमक है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सोना रिकॉर्ड हाई जा रहा है। 83,000 कल तक के था और आगे और बढ़ने की जो उम्मीद है वो जाहिर की जा रही है। लेकिन एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद फिर सुरेश जी के पास जाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम नीलेश मुंद्रा है, मैं प्रदेश मंत्री छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। हमारा ये रिक्वेस्ट था फाइनेंस मिनिस्टर को कि जो ऑडिट के फर्म्स हैं, लास्ट टाइम से हम देख रहे हैं 1 करोड़ के ऊपर के जो भी फर्म्स हैं उनको ऑडिट कराने के लिए कंडीशंस रहते थे। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि 5 करोड़ तक उस लिमिट को कर देना चाहिए। विदाउट एनी कंडीशन कोई भी ऑडिट करा सकता है। जैसे किसी को ऑडिट कराना है तो 1 करोड़ तक उसको छूट थी, उस छूट को आप 5 करोड़ तक कर दी जाए, ये हमने एक रिक्वेस्ट किया है। और जो होम लोन्स पे इंटरेस्ट लग रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री होम लोन्स हैं, जो जैसे हम इनकम टैक्स पटा रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट पे जो छूट मिल रही है उसको हम 2 लाख तक चाह रहे हैं उसको हो जाए। चलिए, इनकम टैक्स का मामला है, सर आप बताएं। मैं अवनीत सिंह, युवा कैट से स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। चूँकि मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से आता हूँ तो मैं भी केंद्र सरकार से ये हम चाहते हैं कि वो हमें, अभी ट्रैवल इंडस्ट्री में, टूरिज़्म में बहुत स्कोप है हमारे इंडिया में। और एविएशन को लेकर अगर मैं पहले बात करना चाहूँ तो एविएशन में हमारी बहुत पुरानी मांग है कि ATF और एयर एविएशन टर्बाइन फ्यूल में कटौती की जानी चाहिए, जो करों की कटौती है, जिससे कि एयरलाइंस को और थोड़ा सा उनको मौका मिले और वो अदर जो एयरक्राफ्ट जो पार्क करते हैं, अदर जो Tier 2 Tier 3 एयरपोर्ट्स हैं वहाँ उसकी ओर भी जाएं, जिससे कि, और टूरिज़्म को लेकर जैसे कि हम आज देख रहे हैं हमारे देश भर में आज महाकुंभ की
धूम है। महाकुंभ का इतना अवसर चल रहा है, लाख करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। आप देखिए, ऐसे ही हम चाहते हैं कि और जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनको और धार्मिक प्रोत्साहन करके टूरिज्म को लेकर और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार को बहुत ध्यान देने की बात है। लेकिन अभी स्थिति है कि 35,000 रुपये का एक टिकट हो गया है महाकुंभ का। जवाब आपसे लेना चाहते हैं नरेश जी। देखिएगा, अभी आपने जिन चीज़ों को लेकर बात करी, तो प्रधानमंत्री जब वो एक्स के बजाय ट्विटर हुआ करता था, उस ट्विटर हैंडल ने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दिया था। सिर्फ एक ट्वीट ने हिंदुस्तान के टूरिज्म इंडस्ट्रीज को क्या बूम दिया है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर दिस डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। वो बार बार ये बोलते हैं, कितनी शादियां उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर लोग जैसे बाहर से जाने वाली शादियां रुक गई उस ट्विटर के बाद से। तो ये इम्पैक्ट है, ये कमिटमेंट है सरकार का। और ग्रेजुअली इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ द नेशन, सारी चीज़ें बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से टूरिज्म के साथ साथ और एक सेक्टर हैं, उन सारी चीज़ों को एकोमोडेट करते हुए सरकार आगे नरेश जी, लेकिन देखिए लगातार रेलवे के लिए सरकार बजट बढ़ाती जा रही है। कहते हैं कि रेल को हवाई जहाज की तरह बना देंगे, लेकिन हवाई जहाज को इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी, अब हवाई जहाज तो छोड़िए, रेल में भी वंदे भारत कहते हैं, लेकिन इतना महंगा है सर टिकट, आम आदमी कैसे अफोर्ड करे? देखिए, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ रहा है, अब रेलवे ट्रैक में चलिए, आपको अभी हम लोग को बहुत तकलीफ है छत्तीसगढ़ के लोगों को कि रूटीन के कोर्स में ट्रेन कैंसिल हो रही है। लेकिन उस ट्रेन को कैंसिल होने के पीछे आज तक हिंदुस्तान में मेंटेनेंस कैसा हुआ करता था, वो मेंटेनेंस का लेवल और आज का मेंटेनेंस का लेवल, तो लगातार सरकार, देखिए चुनाव के समय भी सरकार ने कमिटमेंट के साथ मेंटेनेंस को, सिर्फ जनता को वोट चाहिए इसलिए दिखावे के लिए कुछ नहीं किया। हमने अपना कमिटमेंट को ऑनर किया। जिस रेल टिकट पर लिखा होता है शुभ यात्रा हैप्पी जर्नी, क्या जर्नी हैप्पी है? इतने हादसे लगातार हो रहे हैं, कितने रेल हादसे हो गए, कितने लोगों ने जान गंवा दी, इतना लंबा चौड़ा बजट रेल का, लेकिन हादसे नहीं रुक रहे हैं, क्या मेंटेनेंस? फिर आप हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में रेलवे ट्रैक में आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, रेलवे ट्रैक कितने पुराने हैं, कितने सालों से रेलवे पे मेजर काम नहीं हुआ था। ये मेजर काम पिछले 4-5 सालों से चालू हुआ है, तो वो डेट्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, तो उस पर अभी काम चल रहा है पूरे देश में। चलिए ठीक है, उस पर अभी काम चल रहा है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रवि ग्वालानी जी, मैं रवि ग्वालानी हूँ एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और स्पोक्स पर्सन भी हूँ कांग्रेस पार्टी से। देखिए, अच्छी बातें हो रही हैं और जैसा कि हमारे कन्हैया भैया ने कहा कि उम्मीद होती है और अभी हम उम्मीद करेंगे। कैन आई होल्ड इट? पकड़ लो जी। हाँ, आप बोल सकते हैं आराम से। देखिए, बजट पिछले अगर आप 10 साल से देखेंगे ना, एक यूनिक चीज हुई है जिस पर किसी की भी दृष्टि नहीं गई है। पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न अगर कभी लेट हो जाते थे किसी कारणवश न, तो पेनाल्टी नहीं लगती थी। अगर हमें जेन्युइन रीजंस होते थे ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता था ठीक है कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। वैट में भी ऐसा कभी नहीं होता था कि जब वैट की रिटर्न फाइल करते थे और एक दिन भगवान न करे किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई हो या कोई इमरजेंसी आ गई हो, वो लेट रिटर्न फाइल कर देता था तो पेनाल्टी नहीं लगती थी। पिछले 10 सालों की एक बात बता रहा हूं, एक नई चीज का इजाद किया है मोदी गवर्नमेंट ने, फाइन। अगर आप एक रिटर्न एक दिन लेट करते हैं तो 200 रुपए के हिसाब से फाइन लगना शुरू हो जाता है। ब्याज अलग लेंगे, उसके बाद पेनाल्टी अलग लेंगे। अगर मैंने किसी भी कारण से एक दिन लेट कर दिया तो 3 प्रकार के टैक्स, पेनाल्टी, फाइन और इंटरेस्ट। और मजे की बात, सुप्रीम कोर्ट तक आप चले जाइए, इंटरेस्ट का वेवर किसी के पास पावर ही नहीं है। अगर मुझे ब्याज ऑलरेडी लिया जा रहा है तो फाइन क्यों ले रहे हो, और अगर फाइन ले रहे हो तो ब्याज में रियायत दे दो, पेनाल्टी में रियायत दे दो। नहीं, इनको तीनों चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कंप्लायंसेस। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी जी ने कहा कि जीएसटी में सरलीकरण हुआ है और भी उम्मीदें हैं। मैं जीएसटी के विषय पर उतना नहीं जाऊंगा क्योंकि जीएसटी इतना बड़ा मैटर नहीं है अभी के बजट में, लेकिन कांग्रेस तो हमेशा से मुद्दा बनाती रही ना जीएसटी। मैं वही कह रहा हूं, कंप्लायंसेस। अभी आप चलिए, ये बगल में ही सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट है आपकी बिल्डिंग के, आप स्टेट में चलिए, रोज अधिकारी एक एक दुकान में जाके पूछ रहे हैं कि आपके माल बताइए क्या बिल है। एक अधिकारी से मैंने पूछा, मेरे क्लाइंट के यहाँ जब पहुंचे थे, कि आप ये क्यों आए हो? बोले हमको फलाना कंपनी हमारी इंटरनल ऑडिट कर रही है, उसने बोला है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, नोटिस दे दो। बार करते थे कि मेरे शहर से कौन सी नई ट्रेन चालू होगी, किस दिन। 1 जुलाई फिक्स होती थी नई ट्रेन चालू करने की, कोई अता पता नहीं है। छत्तीसगढ़ में कब कौन सी ट्रेन आ रही है हमको नहीं मालूम।
वंदे भारत चला रहे, अच्छी बात है। 1,000 टिकट, लेकिन जाने वाले 100 लोग, 900 लोगों की। चलिए ठीक है, आपने 3 सवाल पूछे, आपने जवाब लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से भी हैं उज्जवल दीपक जी है, और उज्जवल दीपक जी खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मजे की बात है कि दोनों बीजेपी कांग्रेस अगल बगल में बैठे हुए हैं, तो बेहतर है कि वो जवाब भी आपस में एक दूसरे को बेहतर तरीके से दे सके। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है। पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं माननीय नरेश गुप्ता जी और अमर पारवानी जी की बातों का समर्थन करना चाहूँगा कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोटिंग राइट है केवल 1/3% है, 1/3 मेजॉरिटी है, 2/3 राज्यों के पास है। आज तक ये बात देखने को नहीं आई, और जीएसटी काउंसिल की अंदर की बातें भी कई बार हम लोग को मालूम चलती है। किसी भी राज्य के किसी भी वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री ने कभी भी किसी भी टैक्स को घटाने की पहल ना की है, और अगर पहल की गई है तो उसका विरोध किया है। ये बात जैसे उन्होंने कहा कि मीडिया में वो अलग बयान देते हैं और जीएसटी काउंसिल में ताली बजाते हैं, तो ये बात सबको मालूम रहनी चाहिए कि दोहरा जो व्यवहार होता है कांग्रेस शासित राज्यों का, जब उनको घटाने की बात होती है तो वो बिल्कुल नहीं करता, और बाहर आके वो केंद्र सरकार पे दोष देते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी, 150 करोड़ की करीबन आबादी है, मुश्किल से 2 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं हमारे देश में। 2 करोड़ लोग 27% टैक्स रेवेन्यू का बोझ अपने सर पे लादे हुए हैं। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार आने के बाद इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, और उसका कारण एग्जम्पशन जब बढ़ाया गया और उस ब्रैकेट को बड़ा किया गया, तो टैक्स रिटर्न तो कई लोग भर रहे हैं, पर टैक्स पेइंग जो संख्या है आज भी बेहद कम है। आने वाले बजट से यही और ऐड ऑन करना चाह रहा हूं मैं कि टैक्स जो पे कर रहे हैं वो भी मिडिल क्लास के ही लोग हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रही है इन दिनों मिडिल क्लास को हो रही है। मुझे लगता है आपका जो सवाल है वो तो वैलिड है, लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि मिडिल क्लास को लेकर जितने मिडिल क्लास के लोग हैं वो अमूमन ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, लेकिन उनको हर जगह टैक्स देना पड़ रहा है। गाड़ी खरीद रहे तो टैक्स, आरटीओ दे रहे तो टैक्स, टोल पर जा रहे तो टैक्स, पेट्रोल भरवा रहे तो टैक्स, कोई चीज खरीद रहे तो टैक्स। वो जो कैमरलाइज्ड पॉपकॉर्न होता है ना, बिल्कुल। पर मैं चाह रहा हूँ कि और क्वेश्चन ले लिया जाए, क्योंकि हमारे पास जो और भी गेस्ट हैं उनको भी हम इसमें साथ में जोड़ते हैं ताकि चीजें और बेहतर हो सके। जी, सबसे पहले मैं CL दुबे उच्च शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रार पद से रिटायर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं निवेदन कर दूं, भैया मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, क्योंकि हर डिबेट में लोग कहाँ करते हैं, मुझको बड़ा बेकार लगता है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर आज तक, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था देश की जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा का कुछ फ्री में मत दीजिए। दुखद स्थिति है कि दोनों को छोड़कर सब चीज़ फ्री में दे रहे हैं, और मैं व्यापारी वर्ग को धन्यवाद देना चाहूँगा। जब सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में असफल हो जाती है तो आप लोग आगे बढ़ के संभालते हैं, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। हाँ, मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस के लोग ही बैठे हैं, बीजेपी के हैं, कोई भी एक राजनेता छत्तीसगढ़ में नहीं बोला कि रेल आवाजाही में सही समय में क्यों नहीं चल रहा है। ये दुखद स्थिति है। आप लोगों का भी दायित्व है, पक्ष और विपक्ष का। बस इतना बोलना चाहूंगा। अरे जी, आप बताएं कि कैसे ये बैलेंस करेंगे बजट, महिलाएं कैसे बैलेंस करें, शिक्षा जो है वो महंगी हो गई है, आप कहीं पे कुछ खरीदते हैं प्रॉपर्टी वो महंगी हो चुकी है, तो कुल मिलाकर जो एक आम इंसान है उसके लिए कहाँ राहत है, कहाँ उसको न्याय है, कहाँ संतुष्टि मिल पाएगी? देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी कहा था, ये पूरी इकोनॉमी बजट भारत सरकार से बना रही है, रेगुलेट करती है, अपना एक लिमिटेशन है, लेकिन पूरा इकोनॉमी जो है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी है। हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी एक समय में थी, आज से 25 साल से वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी का स्टेटस लगभग समाप्त हो गया है। ये मान लीजिए आप, पूरे किसी भी दुनिया में कोई देश की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, और ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी हो गई। आप ये भूल जाइए कॉन्सेप्चुअली, किसी देश की एक, ठीक है कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, That's all. लेकिन हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम ये सब बातें कहते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। नहीं, आपको वो भी क्लियर कर दूं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों बोला जाता है, वो सरकार क्या प्रयास करती है, और सरकार उसके लिए जो एफर्ट्स कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सारी चीजें ये और फॉरेन फंड्स को आने के लिए, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट है उसके पीछे। और वो जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आएगी तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी, पैसे आएंगे, टैक्सेस आएंगे, वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ देगी। चलिए संक्षिप्त में लेंगे। जी, हमारे साथ है अजय गंगवानी साहब है, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर, आपने बड़े ध्यान से सुना उनको, क्या कह रही हैं? देखिए, महत्वपूर्ण है, यहाँ बैठ के एक मीडिया के चैनल के सामने बहुत बड़े बयान दे रहे हैं। मैं 3 से 4 चीजें पूछना चाह रहा हूँ। जब 2014 में मोदी सरकार बनी, देश में ऋण था 55 लाख करोड़, आपकी 11 साल से सरकार है,
आपने 55 लाख करोड़ का ऋण बढ़ा के कर दिया 161 लाख करोड़। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1,13,000 रुपए का ऋण है। ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी है? आज जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, देखिए महत्वपूर्ण बात है, जो देश का बजट है वो एक सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो डिसाइड करता है कि अगले 1 साल में क्या ब्लूप्रिंट, क्या रोड मैप, क्या कार्य योजना लेके आप देश की आम जनता के लिए, देश की महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे। आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे। मैं अगर डीजल की बात कर रहा हूं, 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के आप 19 रुपए कुछ पैसे करते हैं, मतलब 5 गुना आप डीजल पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। 35 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज के रूप में देश की आम जनता की जेब से आप निकाल देते हैं। उस पर आपको राजनीति करनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आर्थिक विकास दर, जो खुद आप विशेषज्ञ आर्थिक नरेंद्र नीतीश जी, ये जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो पहले था 8.2, जो गिर के हो गया 6.4, मतलब अब 2% हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो रहा है। जो अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों सेक्टर में केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हो रही है। वो मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। लेकिन यात्री ट्रेनें आप 67 ट्रेनें कैंसिल करेंगे क्योंकि आपकी प्राथमिकताओं में देश का क्षेत्र का आम आदमी नहीं है। आप कैसे? चलिए अजय जी, समय हमारे पास कम है, बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन आपके सवाल वैलिड है, जवाब लेंगे बारी बारी से। और भी लोग हैं, उनसे बारी बारी से हम जान लेते हैं। जी, मैं सत्यम शुक्ला। मैं नरेश भैया से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ईपीएफ का दायरा जो है 15,000 से 25,000 करने के लिए सरकार के पास अनुशंसा बहुत दिनों से पड़ी हुई है। आप लोग एकदम गरीब आदमी जो फ्री रेवड़ी वाली है उसकी चिंता करते हैं, उसके घर में चूल्हा जला कि नहीं, या कोई पैसे वाला, पर जो एक स्वाभिमान के साथ जो जीवन जीता है, जो मजदूर, जिसकी न्यूनतम मजदूरी जो होती है, उसमें बहुत बड़ा खेल होता है कि राज्यों को जो छूट मिला है कि 10 वर्ष के अंदर में वो न्यूनतम मजदूरी बढ़ा सकते हैं, उसका वो अनैतिक लाभ उठा के, क्षमा चाहूँगा सभी व्यापारी को नहीं बोल रहा हूँ, व्यापारियों से सेटिंग करके वो न्यूनतम मजदूरी को अधिकतम 10 साल बाद ही आप लोग वापस लागू करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही उदाहरण देखने को मिला है, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो क्या उसके लिए कुछ करेंगे? ईपीएफ का जो दायरा है 15 से 25,000 कब करेंगे? पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में कब लाएंगे? तो इन सब सवालों का जवाब मैं आपसे चाहूँगा। कई सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे, पर इसका मैं जवाब जरूर चाहूँगा, क्योंकि 20 से 25 लाख मजदूर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं छत्तीसगढ़ के, वो सभी आपको सुनेंगे इस जवाब के माध्यम से। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, और संक्षिप्त में मैं चाहूँगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा देश खुशहाल हो नहीं सकता। माननीय मोदी जी ने वादा किया था कि हम C2+50 के आधार पर MSP पर गारंटी देंगे, आज तक क्यों नहीं दिया गया है? आज जीएसटी की बात हो रही है, कार से ज़्यादा हमारे ट्रैक्टर पर, हमारे कृषि उपकरण पर जीएसटी लगता है, और आय एकदम न्यूनतम। आज सिंचाई के साधन सीमित हैं, आज कहीं भी बांध नहीं बन रहा है। मैं तो कहता हूँ सिंचाई, अगर कोई बांध नहीं बनेगा तो ये रायपुर सहित बड़े बड़े शहर पेयजल के लिए तरसेगा। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी आदरणीय अमर भैया ने भी कहा, हमारे छोटे भाई उज्जवल ने भी कहा कि कांग्रेस के लोग जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ नहीं बोल रहे थे, ताली बजा रहे थे, इसलिए गलत चीजें पारित हो गई। उन गलत चीजों को पारित करवाने के लिए तो आप सब लोग लगे हुए थे। कांग्रेस की तो 2-4 राज्यों में सरकारें हैं, बाकी राज्यों में तो आप ही सरकारें हैं। उन सरकारों ने क्यों विरोध नहीं किया? एक भी निर्णय मुझे बता दीजिए मैं जो कह रहा हूं बहुमत के आधार पर पारित किया हो। सुनने की थोड़ी सी क्षमता रखिए। आपकी पूरी बातों को सुना है, आपकी पूरी बातों को सुना है तो आप सुन भी लीजिए ना। आप सुनने का भी थोड़ा सा आपके मेरे छोटे सुनना ही नहीं चाह रहे आप। उज्जवल दीपक जी ने एक बात कही, जीएसटी काउंसिल में 1/3 केंद्र सरकार का है। इस बात को स्वीकार करते हैं ना आप चैनल पे? 1/3 अगर जीएसटी, मेरी बात कंप्लीट होनी है नरेश जी, मेरी बात कंप्लीट होनी है। 1/3 आपके मेंबर है केंद्र सरकार के, और देश के अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें हैं। अगर मैं जीएसटी काउंसिल की कुल बात करूं, 78% वोटिंग आपकी सरकार, केंद्र सरकार और आपके राज्य की सरकारें करती है। 22% हमारा वोटिंग है। तो डिसीजन वोटिंग किसकी होगी? किसकी साजिश षड्यंत्र चल रहा है? कौन प्रयास नहीं कर रहा है व्यापारियों के लिए? सुनिए, जोर से चिल्लाने से कोई सच नहीं जीतता। आपके पास 22% वोट है, तो 22% वोट के साथ आप आपत्ति तो दर्ज कर सकते हो। आप किस लिए कोई नहीं जीएसटी काउंसिल में आज तक काउंसिल की बैठक पर बहस ना करके अगर बजट पर लौटे। रेल आंदोलन की बात हो रही थी कि रेल का आंदोलन क्यों नहीं किए? रेल का आंदोलन कितना किया ये सब आप लोगों ने दिखाया है, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने दिखाया है। हमने रेल भी रोकी,
डीआरएम के ऑफिस भी गए और केंद्र में भी गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के सांसदों ने कभी रेल के जो निरस्त हो रही थी रेलें जो है 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक लेट हो रही थी, छत्तीसगढ़ के एक भी सांसद ने मुंह नहीं खोला था उसके संबंध में, कांग्रेस की एकमात्र सांसद को छोड़ करके। इसके अलावा जो है हम लोग जो है अभी बात कर रहे थे मूल्य वृद्धि की, जीएसटी वाले पेट्रोल डीजल वाले मामले में काफी बात हो गई, मैं उसमें और नहीं ज्यादा करूंगा। लेकिन मैं तो एकदम सीधा साधा एक आम नागरिक और एक आम व्यापारी की हैसियत से बोल रहा हूं, मैं कोई विशेषज्ञता नहीं है, भैया भी विशेषज्ञ हो भी है, लेकिन यदि महंगाई रोज बढ़ रही है तो जो बड़ी बड़ी बात होती थी कि सखी सैया तो बहुत ही कमाए है, महंगाई डायन खाए जात है, वो गाना 10 साल से बंद हो गया है। आज कन्हैया जी निवेदन है मेरा बारी बारी से, क्योंकि हमारे पास और भी लोग हैं, बहुत से पॉइंट्स लेने हैं। इकोनॉमी को हमेशा कंटेक्चुअल आपको देखना पड़ेगा। वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है, जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल वॉर चल रहा है, कंटेक्चुअली अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 3.2% है, यूएस की ग्रोथ रेट 2% है, चाइना की 4% और भारत 6.5 से 7% के बीच ग्रोथ कर रहा है। तो एक हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उस हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। अगर 2004 से लेकर 2014 के एरा की आप बात करेंगे, मनमोहन सिंह जी जो प्रसिद्ध मतलब बहुत सम्मानीय अर्थशास्त्री थे, दिवंगत प्रधानमंत्री थे, उनके रहने के बावजूद अगर आप फिजिकल डेफिसिट का रेशियो देखेंगे और आप अभी 2014 से 24 का देखेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे एक अर्थशास्त्री उसको संभालने में विफल हुए थे। और प्रधानमंत्री मोदी जो अर्थशास्त्री नहीं है पर एक अच्छे राजनेता हैं, उन्होंने कैसे भारत को संभाले हुआ है इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन के दौर पे। तो कंटेक्स्ट में बात चलिए, मुझे लगता है कि जो डिबेट है ये बीजेपी कांग्रेस तक सीमित ना रह जाए, इसलिए आपको भी रोकूंगा मैं और कन्हैया जी आपको भी रोकूंगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनके मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज के जो परिचर्चा है तो उन बजट लेकर के है, जैसे मोला सूचना मिले और बजट में तुम जीएसटी और निपोर चांदी सब करा था, मोला बने नहीं। मैं कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधित्व करता हूँ। सरकार चाहे कखरो हो, कर्मचारी ही ओकर अच्छाई और बुराई ला धरातल में लाते, और केवल एकमात्र कर्मचारी वर्ग ही ऐसे है जो ईमानदारी से टैक्स देते, एकदम ईमानदारी टैक्स देते। यदि हम अभी फरवरी मार्च आगे ना हम अपन जीएसटी के रिटर्न, इनकम टैक्स के रिटर्न नहीं भरबो तो हमारे तनख्वाह रोक दी, इसमें धर के आए हो। और एमा जो टैक्स स्लैब है 3 लाख रुपया तक 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, 3 लाख से 7 लाख में 5%, ऐसे अलग अलग स्लैब बना है। तो मैं ये बजट में केवल अटका उम्मीद रखा था कि ये जो स्लैब है ये स्लैब ला खत्म करे और मिनिमम से मिनिमम कर्मचारी मन ऊपर टैक्स लगाए। साथ ही साथ मैं रिटायर हो गया, पेंशन मिला थे तब वो मैं इनकम टैक्स दूं, रिटायर हो के बाद भी जीवन जिए बर मोला सरकार है पैसा दे दे, जो मैं 25 साल 30 साल सरकार के सेवा करे हूँ ओकर बदला मोला पैसा दे से, पर वह मैं टैक्स देवा था। चलिए विजय झा जी, ये टैक्स एक सेकंड और लूंगा, और एफडी में जो ब्याज में टैक्स लेवा ठीक है, मैं एक और सवाल ले लेती हूँ सनी, उसके बाद हम वहाँ लौटेंगे। रवि ग्वालानी जी बहुत देर से बोल रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सर आप किस क्षेत्र से आए हैं? मैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न बताना चाहूँगा, कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि पिछले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन में एक ऐसा बदलाव किया गया इनकम टैक्स में कि जिससे छोटे और बड़े ट्रांसपोर्टर को एक नज़र से देखा जा रहा है। इसमें जो छोटे छोटे ट्रक ओनर रहते हैं जिनके पास 1 या 2 या 3 गाड़ियाँ रहती है, उन्हें भी आजकल ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ रही है, इनकम टैक्स में ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत पड़ रही है। और इसके अलावा ये एक ऐसा सेक्टर रहता है मैडम जिसमें ज़्यादातर लोग थोड़े कम पढ़े लिखे और ज़्यादा ऐसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं कर पाते हैं। उनको भी आजकल ई-वे बिल जैसी फॉर्मेलिटीज़ लगा दी गई और छोटी छोटी गलतियों के लिए उनकी गाड़ियाँ रोक ली जाती है, कोई मामूली सी गलती के लिए बड़े बड़े पेनल्टी फाइन ठोक दिए जाते हैं। तो आप इतने छोटे ऐसे सेक्टर को इतने बड़े बड़े कंप्लायंसेस करने के लिए ऑडिट और ये जो ई-वे बिल के जो फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए मैं चाहता हूं कि उन्हें एक नज़र से ना देकर छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स को जो 2-3 गाड़ियां 5 गाड़ियां वाले ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको ज़रूर इसमें राहत मिलनी चाहिए और इसमें बदलाव करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विजय झा जी है, कर्मचारी नेता हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। विजय झा जी क्या उम्मीद है?
संक्षिप्त में। मुझको परिचय देने की जरूरत नहीं, आपने परिचय दे दिया। मैं सभी से एक निवेदन करूंगा, सरकारी कर्मचारियों से इनकम टैक्स लेना ही नहीं चाहिए। उसका कारण संविधान में सरकारी कर्मचारियों को सेवक बताया, नौकर बताया, और एक मालिक अपने नौकर से कुछ ले, इससे लज्जा से भी लज्जा आती है। राजा लोग अपने नौकर को कुछ गिफ्ट देते थे, दिवाली होली में हम लोगों को 1 महीने का वेतन ज्यादा मिलता था बोनस के रूप में। और दूसरी बात बोल रही है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट बोलता है एक सजा के लिए, एक आरोप के लिए 2 सजा नहीं होना चाहिए। हम खुले प्लाट में टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद डायवर्सन करा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, मकान बन गया तो नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भजिया खा रहे हैं तो एक तो जीएसटी दे रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी दे रहे हैं। ये जो टैक्स है, और सबसे बड़ी चीज बीमारी है, एक आदमी को कैंसर हो गया तो उसका शरीर पूरा डैमेज हो जाता है। जब तक महंगाई के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार कोई बजट में प्रावधान नहीं रखेगी, ये समस्याएं पैदा होती रहेंगे। चाहे कुल मिलाकर टैक्स को लेकर इनकी भी बात है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ये मानना है कि जो सरकार ऑटोमोबाइल्स को एज ए लग्जरी लेती है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल का जो भी बायर होता है, चाहे वो 2 व्हीलर का हो, चाहे कार्स का हो या ट्रक जिसमें भी है, ये ऑटोमेटिकली अपनी अधिकतर चीज़ें सेवा के रूप में ही पैसा देता है। टैक्सेस के रूप में रोड टैक्स में देगा, बाद में पेट्रोल के उसमें टैक्स में देता है। और सरकार जैसे सारी 4 व्हीलर्स को एज ए लग्जरी ट्रीट करती है, तो सारी जो स्मॉल कार्स हैं या जनरली हर घर में है, तो इसको में इतना सेस वगैरह नहीं लगना चाहिए। या 2 व्हीलर्स में भी जो भी 28% का टैक्स है, 18% में होना चाहिए। बेसिकली सब सर्विस क्लास लोग हैं जो आगे भी जीवन भर उस पर किसी न किसी रूप में टैक्स देते ही रहते हैं और इसी प्रोडक्ट को लेते हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो विषय है वो 28% का जो टैक्स लग रहा है लग्जरी व्हीकल्स को लेकर, उसको लेकर है। जी आप बताएं। सर मैं अनिल राजपूत हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरा, हायर एजुकेशन से हूँ। मैं शासी कर्मचारी होने के नाते मेरा यही मांग है कि पूरे इंडियन लेवल में 10 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया जाए, और बेरोजगारी दर कैसे घटे, महंगाई दर कैसे घटे, और किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, इस पर सभी दल को मिलकर विशेष योजना बनानी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने उठाया है। बेरोजगारी दर की बात की है तो बेरोजगारी दर का एक आंकड़ा मैं भी लेकर आया हूँ, और बेरोजगारी लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ती जा रही है, खासतौर पर कोविड के बाद से इसमें और ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक अच्छी बात ये भी है कि इन दिनों यूनिकॉर्न्स या स्मार्ट जो बिजनेस हो रहे हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। भारत के जो युवा हैं उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल सरकार की है कि इस दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है, और युवाओं का भी इसमें अप्रिसिएशन होना चाहिए कि युवा इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। जी आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से मैं अंतिम बचा हूँ और बोलने के लिए बहुत कुछ रह नहीं गया, इतनी हीटअप में सारी चीज़ें हुई हैं। मैं छत्तीसगढ़ मिनी स्टील एसोसिएशन की तरफ से आया हूँ, उपाध्यक्ष हूँ मुकेश पांडे। और मुझे बताया गया था कि मुझे थोड़ा सा दूर रख लीजिए, मुझे बताया गया था कि मुझे उद्योग के संबंध में कुछ बातें करनी है, पर जितना हीटअप है यहाँ मुझे नहीं लगता कि उद्योग के संबंध में बात करने का माहौल है। बहरहाल 2-3 चीज़ें। उज्जवल दीपक जी ने कहा कि भारत में 140 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आंकड़े को ठीक से देखा जाए, या कि आंकड़े की बात बहुत कर रहे थे। भारत में 40 करोड़ परिवार है, 85% लोग कृषि उपज से डिपेंड करते हैं, तो टैक्स स्लैब से ऐसे ही बाहर हुए तो 3-3.5 करोड़ लोग होते हैं टोटल टैक्स देने वाले। उसमें 2 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, 5.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहे हैं। और आप हमको बता रहे हैं कि भारत का जो टैक्स पेयर है वो चोर है। वो चोर नहीं है साहब, आपको समझने की आवश्यकता होगी। और यहां बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये सामूहिक विफलता का मामला है। एक चीज जान के बड़ी खुशी हुई कि सांसद भत्ते को लेके और जीएसटी काउंसिल को लेके बीजेपी और कांग्रेस एक हो जाते हैं। वहां आपस में कोई विरोध नहीं करते, फर्स्ट क्लास सब मामला पास हो जाता है, हम लोग के सामने बहस अच्छी करते हैं। तो ये 2 चीजें हुई। एक और बहुत बड़ा गिमिक है कि भारत युवाओं का देश है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। भारत बेरोजगार युवाओं का देश है। सरकारों का काम पिता के जैसा होना चाहिए। वो पिता कैसा पिता होगा जो अपने बच्चे को जवानी में डेटा फ्री करके रील बनाने के लिए छोड़ दिया है। वो भारत के बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहा है, भारत के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है, और दिग्भ्रमित कर देता है कि आप रील बनाओ, और पूरा का पूरा देश रील बना रहा है। ये गंभीर चेतावनी है। हम लोग आने वाली पीढ़ियों में भुगतेंगे। आज से 35 साल पहले चाइना यूथ था, चाइना के यूथ ने काम किया, चाइना यहाँ है। आज से 50 साल पहले जापान यूथ था, जापान की तरक्की हुई, जापान कहाँ है। ये दोनों देश बूढ़े हो रहे हैं, हम लोग बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। हम आज से 4 साल पहले हमारी एवरेज जो आयु थी वो 23 साल थी,
अभी वो बढ़ के 29 साल हो गई। हम अपने 55 करोड़ युवाओं को काम में लगाने को तैयार नहीं है। और क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? भारत में जो सबसे ज्यादा, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं कि एक सज्जन बता रहे थे कि 20 लाख लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं। अब ये 20 लाख लोग मजदूरी करते, सरकार तो इनको मजदूरी देगी नहीं। इनको मजदूरी कौन देगा? इनको मजदूरी देगी उद्योग, और उसमें भी कौन से उद्योग? छोटे उद्योग। जैसा भाई साहब बता रहे थे, ट्रक वाले, एक ट्रक चलती है उसमें 8-10 लोगों को उद्योग मिलता है, उसके पास में 20 ट्रक है तो 60 लोगों को उद्योग देता है। इस प्रकार के उद्योग देने के काम जो है वो एमएसएमई और छोटी इंडस्ट्रियां कर सकती हैं। आपने शनै शनै उनको मारने का प्रयास किया, और यही कारण है कि भारत में आपकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी महंगी हो गई है कि वो प्रोडक्ट आप चाइना से लेके चले आते हैं। तो भारत जो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहिए था, वो मैन्युफैक्चरिंग के हब बनते बनते, हाँ, भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना था, वो बनता बनता ट्रेडिंग का हब बन गया। हम खाली ट्रेडिंग कर रहे हैं। भारत की जो जीडीपी की बात बता रहे थे साहब कि 6% जीडीपी बहुत अच्छा है। फिर आंकड़ा उनका दुरुस्त करता हूं, भारत का इकोनॉमी 3 ट्रिलियन का है, और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 6% की ग्रोथ। वो बता रहे थे अमेरिका का 2.5% है, अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की है। चलिए, मैं अमेरिका की इकोनॉमी भी बता देता हूँ आपको, और बाकी जो इकोनॉमी की बात हो रही है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जनसंख्या के मुकाबले में भारत नंबर 1 पर है, दूसरे पर चीन है, फिर जापान है और बाकी अन्य देश हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो हमको ये भी जान लेना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की कितनी है। तो 2,30,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की है, और वर्ल्ड वाइड हम 142वें 145वें नंबर पर आते हैं। तो ये भी एक सच है। साथ ही बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिसमें कोविड के बाद जिस तरह से मैं कह रहा था वो भी एक बड़ा विषय है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे समापन की तरफ। सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट 2025? मैं गजेंद्र सिंह कोसले, किसानों के तरफ से अपनी बात रखूंगा। एक दाने से 100 दाना पैदा करने वाला किसान आज भी गरीब है, और 1%, 2% ग्रोथ करने वाला या 10% ग्रोथ करने वाला सारी सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि का बजट 2 से 3% में ही अटका हुआ है, जिसमें सारे कर्मचारियों का भुगतान भी शामिल है। तो मैं चाहता हूं कि भारत में कृषि बजट बढ़ाया जाए। और लास्ट पिछले वर्षों को देखते हैं तो 750 किसान 3 काले कानून को वापस लेने के लिए शहीद हुए हैं, और पुनः नई कृषि नीति के नाम पर 80% उन्हीं कानूनों को किसानों के सर थोपने का काम सरकार कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और भारत कृषि प्रधान जैसा देश है, जब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे, जब तक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा और सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी C2+50 नहीं मिलेगा, तब तक देश के किसानों का भला नहीं हो सकता। धन्यवाद। नरेश जी, पिछले 4 साल में विकास दर सबसे कम है। बिना मैन्युफैक्चरिंग के रोजगार विकास दर आप कैसे बढ़ाएंगे? आप कहते हैं कि विकास दर बढ़ जाएगा, लेकिन 7% तक भी कैसे पहुंचेगा सर, बताइए। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। 15% जो जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो कृषि की है, 55% जो हिस्सेदारी वो इंडस्ट्री की है और सर्विस क्लास की है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कृषि का जो पिछली बार का जो एक उम्मीद थी वो कम था, 3 पॉइंट कुछ उसका परसेंटेज है, और इस बार एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 4.8 समथिंग उसकी ग्रोथ होने की बात कही जा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पीछे चल रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट की बात होती है, फूड प्रोसेसिंग की, किसानों का कर्जा माफ करने की, लेकिन वो चीज़ों का असर नहीं दिख रहा है। इस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, अभी तक तो आप यदि पास्ट में बात करना है तो मैं पास्ट में बात करता हूं। जहां तक आप बजट के प्रोजेक्शन की बात करना चाहते हैं तो मैं बजट के प्रोजेक्शन में बताता हूं, किसानों को मैक्सिमम बेनिफिट इन कंपेयर टू अर्लियर गवर्नमेंट्स। लास्ट डिकेड्स की तुलना में अभी ये सरकार 14 सालों में जो किसानों को बेनिफिट दी है उसकी तुलना पिछले सालों से कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हम किसान के प्रति कितना कमिटेड हैं, किसानों के लिए क्या काम कोई राजनेता नहीं बोल रहा है, एक किसान नेता बात कर रहा था। मैंने उनका एक्सपेक्टेशन और हाई है, मैं उसकी बातों को डिक्लाइन नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि ग्रेजुअली हम उस ओर बढ़ रहे हैं। इनकी मांगों को लेकर मैंने, आप साल गिना रहे हैं सर कि सब कुछ हो गया, लेकिन एक युवा किसान नेता इतनी बातें हैं जो देखिए, मैंने उनको कभी डिक्लाइन नहीं किया। मैंने ये कहा पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में अभी सरकार ग्रेजुअली उस ओर इनकी डिमांड की ओर ग्रेजुअली बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैंने डिक्लाइन नहीं किया उनकी मांग को, मैंने नहीं कहा कि किसान की उन्नति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। इनसे जान लेते हैं। जी, मैं शैलेंद्र शुक्ला, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट युवा कैट था। मैं सरकार से और इस बजट में ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि जैसे अभी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे जो चार्जेस लग रहे हैं वो 0 किया जाए, और जो मेडिकल क्लेम अभी मिल रहा है 40,000 और सीनियर को 1 लाख मिल रहा है अभी,
उसको 2 लाख तक बढ़ा करके किया जाए। देखिए मैंने आपसे यही अनुरोध किया था कि बजट से ये एक्सपेक्टेशन तो आज करने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं सोचता हूं कि रायपुर शहर के जितने बुद्धिजीवी हैं, आई एम नॉट पासिंग आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड, हम भी अपने प्रयास, आप मीडिया हाउस भी ये प्रयास करें कि 2 महीने पहले ये जो आज ग्रोथ लेके आए हैं ना सारे लोगों को। ऐड ऑन मैं करना चाहूंगी, सरकार ने क्यों नहीं प्रयास किया कि सरकार प्रयास कर रही है, सरकार उम्मीदें अनेक होती है, जान लेते कि जनता सुनिए आज थोड़ी उम्मीदें ज्यादा है। आपको पूछे हम तो कर रहे हैं, हम करेंगे। सुनिए एक मिनट, सरकार ने अमर जी से पूछे, सारे बिजनेस हाउसेस से, सारे फोरम से, कृषि से, उद्योगपतियों से, कर्मचारियों संघों से, सारे जगहों से सरकार अपने एंड से बजट के लिए ओपिनियन मांगती है। देखिए लेट डाउन सिस्टम है। ऐड ऑन करना चाह रहा हूं नरेश जी, देखिए ओपिनियन दी भी है, पर जनता आपको बार बार चुन रही है, इसका मतलब ये है कि जनता आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती है और इसीलिए आपको बार बार वो सत्ता में ला रही है और इसीलिए आपसे सवाल भी उतने ही है, उतनी ही उम्मीदें हैं और उम्मीद आपसे यही है कि आप सभी सवालों के जवाब दोगे और साथ साथ ये जो उम्मीदें हैं इस पर सरकार खरी उतरेगी। संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में, समय समाप्त हो रहा है। एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, हर विषय पे बात हो गई, किसानों पर बात हो गई, उद्योगपतियों पर बात हो गई, आखिरी विषय महिलाओं के ऊपर मैं कहना चाहूंगा। एक भ्रष्टाचार पर जरूर बात करना चाहिए, इस देश में बहुत बड़ी एक बीमारी है भ्रष्टाचार। रुक तो जाओ सर, रुक तो जाओ। महिलाओं के ऊपर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज के समय में जब हम महिलाओं के लिए बात करते हैं कि उनको लोकसभा राज्यसभा में मिलना ही चाहिए जगह, एक कॉमन महिला जॉब कर रही है, अपने बच्चों को घर में छोड़ करके जाती है, उसके बाद घर में जाके उनके लिए खाना बनाती है, उनकी हर चीज देख रेख करती है। मेल 180 डिग्री में काम करता है, महिलाएं 360 डिग्री में काम करती है। क्या उनको इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा छूट नहीं मिलनी चाहिए? पहले मिलती थी, लेकिन आज कोई डिफरेंस नहीं, सबको एक ही श्रेणी में कर दिए हैं। मेरा ये निवेदन है, बीजेपी नहीं ध्यान दे रही है, देना चाहिए महिलाओं के लिए, उनके लिए स्पेशली इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा छूट वेतन भोगियों के लिए मिलनी चाहिए। चलिए इनकम टैक्स में हमने चेंबर ऑफ कॉमर्स और कैट की तरफ से जो भी सुझाव यहाँ दिए हैं आपको नरेश भैया, हमने माननीय अमर परवानी जी के नेतृत्व में फाइनेंस डिपार्टमें को ये सभी सुझाव 2 माह पूर्व जब मांगे गए थे सभी को प्रेषित कर दिए हैं कि इन्होंने जीएसटी के लिए जो सजेशन दिए हैं कहीं ना कहीं वो फोरम पे आए हैं। इनकम टैक्स की भी बात कर रहा हूँ, जो भी सुझाव सरकार ने हमसे व्यापारी संगठन ने माननीय अमर परवानी जी के नेतृत्व में उसे फॉरवर्ड किया। चलिए ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन काफी देर से मुझे काफी देर से यहाँ से गंगवानी साहब का मेरा छोटा सा सुझाव है विवश के रूप में। जो देश के एमएसएमई सेक्टर है, छोटे लघु और मध्यम उद्योग हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगार, लगभग 11 करोड़ रोजगार जो एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से आते हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है केंद्र सरकार से कि जो पिछले साल का बजट था उसमें एमएसएमई के लिए कोई छूट, कोई ऐसा उनको स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि जो छोटे छोटे उद्योग है, ये अपेक्षा है कि सुझाव है? कंप्लीट कर लो। एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है कि सुझाव है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। मेरा दोनों चीज है, 2 चीजें मैं कहना चाह रहा हूं। जो दोनों चीज नहीं हो सकती। एमएसएमई सेक्टर आज सुझाव की बात नहीं है, अरे दोनों आज सुझाव नहीं हो सकता, आज अपेक्षा हो सकती है, इसका अंत नहीं है। सीतारामन हमारी अपेक्षा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ये अपेक्षाओं मेरे को लग रहा है बजट सीतारामन जी की जिम्मेदारी पूरा का आपके बजट पास आ है गई है। सर, आशाओं का बजट है, जनता आशा करती है। बिल्कुल आशा करिए, बजट इस रूप में हमारे बीच में महिला प्रतिनिधि भी मौजूद है, हम चाहेंगे कि उनसे भी हम सवाल ले लें। जी बिल्कुल सर, ऐसा नहीं कह सकते, निराश करता है, इंतजार करिए ना, जैसे ही बजट पूरा इंतजार कर रहे हैं। भैया लगातार जो है वो हमारे पास आ जा रहे हैं, जवाब मत मांगो, सवाल मत पूछो। आप लोगों से निवेदन, आज सजेशन काम करनी है। सवाल सुन लीजिए। मैं चाहती हूं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, महिला उद्यमी को बढ़ावा देने का मेरा इच्छा है, उन्हें लोन ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उसमें सब्सिडी भी अच्छी मिले। महिला सुरक्षा के लिए भी मैं काम करना चाहूँगी। मैं मधु अरोरा, प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो महिलाओं को लेकर जो टैक्स में छूट मिलनी चाहिए उसका जिक्र हुआ है। कुल मिलाकर देखिए टैक्स की बात हर कोई कर रहा है। एटीसी का जो रिबेट है वो 1.5 से 2 लाख होने की बात भी हो रही है। टैक्स स्लैब जो है उसको 10 लाख तक इनकम फ्री टैक्स करने की बात हो रही है। बहुत सारी उम्मीदें, और मुझे लगता है सवाल बहुत फाइनल आपका। जी बता। मैं केवल वही चीजें बात कर रहा हूं कि जो उम्मीदें की बात हुई थी कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स पे छूट की उम्मीदें कर रहे हैं लोग, वो उम्मीदें उनकी पूरी हो। जीएसटी पर सरलीकरण की उम्मीद कर रहे हैं, वो उस पर नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं हो रही। सारे उद्योग और व्यापार संगठन जो है सैकड़ों चिट्ठियां रोज लिखते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है या तो फिर उनकी जिम्मेदारी से आप सभी को रुकना होगा।
कि समय उनकी हमें तरफ से आप इजाजत नहीं दे रहा घोषणा है। करें कि आम काउंसिल बजट जो है वो सरकार हम करती है। सभी को प्रभावित करता है, चाहे वो राजनेता हो या आम लोग हो, मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, हर वर्ग को बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद है। हालांकि नरेश जी को आज ये बातें जरूर लग रही हो कि इतनी सारे सवाल, इतनी सारी बातें बजट से ठीक पहले क्यों हो रही है, लेकिन दरअसल ये उम्मीदें हैं, ये आस है। और आपको अगर सरकार में बार बार जनता लेकर आ रही तो उम्मीदें भी आपसे ही होगी और आपसे अपेक्षाएं होगी कि आप जिस उम्मीद से आपको चुना गया है उस उम्मीद पर खरे उतरे। आज हमारा जो मंच था हरिभूमि INS 24/7 का, उसकी भी यही कोशिश थी कि जनता की जो उम्मीदें हैं वो हम केंद्र तक पहुंचाएं, वो उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो कि इसमें हिस्सेदारी रखते हैं और जो इसमें वाकई में डिसीजन मेकर हैं। तो हमारी ये जो खास पेशकश है बजट 2025-26, इसमें आप सभी शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नरेश चंद्र गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, कांग्रेस से कन्हैया लाल अग्रवाल जी जुड़े थे उनका शुक्रिया, अमर परवानी जी अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका शुक्रिया, और तमाम जो यहाँ बैठे मेहमान हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। से लेकर व्यापार जगत के तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे। महिला चैम्बर से भी हमारे साथ एक महिला जुड़ी जिन्होंने अपनी बातें रखी कि बजट में क्या सनी खास होना चाहिए। अब नजर होगी बस बजट पर, बजट पेश होगा, कितना उम्मीदों पर खरा उतरता है, कितना नहीं उतरता है, ये वक्त बताएगा, 1 तारीख बताएगी। इसके साथ ही फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। बिल्कुल, बजट 2025-26 में फिलहाल इतना ही। बजट पर ताजा अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।